विपक्षी एकता को बल देने के लिए बेंगलुरु में होने जा रही बैठक में किन विषयों पर चर्चा होती है और मोदी हटाओ के अलावा क्या कोई सकारात्मक एजेंडा तैयार हो पाता है, इस पर सारे देश की दृष्टि होगी। जहां पटना में इसी तरह की बैठक में 16-17 दलों ने भागीदारी की थी, वहीं बेंगलुरु में 26 दल एकत्र हो रहे हैं। हालांकि ये जो नए दल बेंगलुरु में विपक्षी एकता को बल देने के लिए पहुंच रहे हैं, वे मुख्यतः दक्षिण भारत में सीमित असर रखने वाले ही हैं। लेकिन विपक्ष के पास यह दावा करने का अवसर तो होगा ही कि अब उसके साथ कहीं अधिक दल हैं। इसके बाद भी यह कहना कठिन है कि अगले आम चुनाव तक वे सभी एकजुट रह पाएंगे, क्योंकि उनमें इसे लेकर मंथन जारी है कि किस पाले में खड़े होने से लाभ होगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी हाल तक जो नेता विपक्षी एकता की पैरवी कर रहे थे या फिर भाजपा से दूरी बनाए थे, उनमें से कुछ पाला बदल चुके हैं। इनमें प्रमुख है जीतन राम मांझी और ओम प्रकाश राजभर। आने वाले दिनों में ऐसे नेताओं की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि भाजपा भी अपने नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को विस्तार देने के लिए प्रयासरत है। उसने भी इसी सिलसिले में 18 जुलाई को बैठक बुलाई है। विपक्षी दलों की पटना बैठक को आयोजित हुए बहुत दिन नहीं हुए, लेकिन इस बीच विरोधी खेमे में काफ़ी कुछ बदल चुका है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा में विभाजन हो चुका है और विपक्षी एकता के सबसे बड़े पैरोकार नीतीश कुमार अपने दल में टूट की आशंका से ग्रस्त दिखने लगे हैं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर हो जाने के कारण भी नीतीश कुमार की कठिनाई बढ़ी है। एक अन्य घटनाक्रम के तहत कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को संतुष्ट करने के लिए दिल्ली सरकार को लेकर आए अध्यादेश का विरोध करने का फैसला ले लिया है। इसके बाद आप नेताओं ने बेंगलुरु जाने की हामी तो भर दी है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेता अपने नेतृत्व के फैसले को स्वीकार कर पाएंगे। प्रश्न यह भी है कि क्या अब आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में कांग्रेस पर अपने तीखे राजनीतिक हमले करने बंद कर देगी। इसी तरह एक प्रश्न यह भी है कि क्या बंगाल में कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी के प्रति नरमी बरतने को तैयार होंगे। कांग्रेस को यह पहेली भी सुलझानी होगी कि क्या वह बंगाल में वाम दलों के साथ रहने और केरल में उनके विरोध में खड़े होने की अपनी विचित्र नीति पर चलती रहेगी। वास्तव में ये वे प्रश्न हैं जो विपक्ष में व्याप्त अंतर्विरोध को ही
दर्शाते हैं। इन्हें दूर दूर करना आसान नहीं। स्टॉप। विपक्षी एकता को बल देने के लिए बेंगलुरु में होने जा रही बैठक में किन विषयों पर चर्चा होती है और मोदी हटाओ के अलावा क्या कोई सकारात्मक एजेंडा तैयार हो पाता है, इस पर सारे देश की दृष्टि होगी। जहां पटना में इसी तरह की बैठक में 16-17 दलों ने भागीदारी की थी, वहीं बेंगलुरु में 26 दल एकत्र हो रहे हैं। हालांकि ये जो नए दल बेंगलुरु में विपक्षी एकता को बल देने के लिए पहुंच रहे हैं, वे मुख्यतः दक्षिण भारत में सीमित असर रखने वाले ही हैं। लेकिन विपक्ष के पास यह दावा करने का अवसर तो होगा ही कि अब उसके साथ कहीं अधिक दल हैं। इसके बाद भी यह कहना कठिन है कि अगले आम चुनाव तक वे सभी एकजुट रह पाएंगे, क्योंकि उनमें इसे लेकर मंथन जारी है कि किस पाले में खड़े होने से लाभ होगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी हाल तक जो नेता विपक्षी एकता की पैरवी कर रहे थे या फिर भाजपा से दूरी बनाए थे, उनमें से कुछ पाला बदल चुके हैं। इनमें प्रमुख हैं जीतन राम मांझी और ओम प्रकाश राजभर। आने वाले दिनों में ऐसे नेताओं की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि भाजपा भी अपने नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को विस्तार देने के लिए प्रयासरत है। उसने भी इसी सिलसिले में 18 जुलाई को बैठक बुलाई है। विपक्षी दलों की पटना बैठक को आयोजित हुए बहुत दिन नहीं हुए, लेकिन इस बीच विरोधी खेमे में काफ़ी कुछ बदल चुका है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा में विभाजन हो चुका है और विपक्षी एकता के सबसे बड़े पैरोकार नीतीश कुमार अपने दल में टूट की आशंका से ग्रस्त दिखने लगे हैं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर हो जाने के कारण भी नीतीश कुमार की कठिनाई बढ़ी है। एक अन्य घटनाक्रम के तहत कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को संतुष्ट करने के लिए दिल्ली सरकार को लेकर आए अध्यादेश का विरोध करने का फैसला ले लिया है। इसके बाद आप नेताओं ने बेंगलुरु जाने की हामी तो भर दी है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेता अपने नेतृत्व के फैसले को स्वीकार कर पाएंगे। प्रश्न यह भी है कि क्या अब आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में कांग्रेस पर अपने तीखे राजनीतिक हमले करने बंद कर देगी। इसी तरह एक प्रश्न यह भी है कि क्या बंगाल में कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी के प्रति नरमी बरतने को तैयार होंगे। कांग्रेस को यह पहेली भी सुलझानी होगी कि क्या वह बंगाल में वाम दलों के साथ रहने और केरल में उनके विरोध में खड़े होने की अपनी विचित्र नीति पर चलती रहेगी। वास्तव में ये वे प्रश्न हैं जो विपक्ष में व्याप्त अंतर्विरोध को ही दर्शाते हैं। इन्हें दूर करना आसान नहीं। स्टॉप।